जीवन में कभी झगड़े हैं, कभी गुस्सा है, कभी मनमुटाव है। चुनौतियां इतनी है कि चारों तरफ तनाव ही तनाव है। तनाव ऐसा शब्द बन गया है जो सुबह उठते हर कोई महसूस करता है। तनाव जिंदगी में एक धीमे जहर की तरह घुलता है और हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर इस कदर पंगु बना देता है कि जीवन में सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत अधिक तनाव लेते हैं, शरीर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल इससे निपटने में करता है, जिसे फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं। या तो लड़ो तनाव से या भागो। इसमें नर्वस सिस्टम एड्रेनल ग्लैंड को एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन छोड़ने को निर्देश देता है। इन हार्मोन्स की वजह से दिल का धड़कना बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन चुका है। छोटे से लेकर बड़े तक आज हर तीसरा व्यक्ति तनाव से जूझ रहा है। तनाव की स्थिति तब होती है जब हम दबाव महसूस करने लगते हैं और जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ये तनाव शब्द अभी भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसान के शरीर में तनाव झेलने की क्षमता होती है, लेकिन एक सीमित समय तक। ताजा अध्ययन से पता चला है कि तनाव जब लंबे समय तक बना रहता है तो कई तरह से घातक साबित होता है। यूं तो दुनिया भर में तनाव के खतरों पर रिसर्च हो रही और कम करने के उपाय भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि नई पीढ़ी पर इसका जोरदार हमला हो चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। 2018 में हुए सिग्ना टी-टेक हेल्थ इंश्योरेंस के सर्वे में पाया गया कि 89% भारतीय लगातार तनाव झेल रहे हैं। वहीं दुनिया में लगातार तनाव में जूझने वालों का औसत 86% है। 2019 में अनुसंधानकर्ताओं ने भारत के 120 गांवों का सर्वे किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि मां तनाव में हो तो नवजात शिशु पर क्या असर पड़ता है। रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि यदि मां लगातार तनाव में है तो इसका 12 से 18 माह के बच्चे पर 5 तरह से असर पड़ता है। ऊंचाई, वजन, हाथ पैरों की सक्रियता, सीखने समझने के साथ ही भाषाई पर भी असर पड़ता है। इस तनाव से हमारे ऊपर नुकसान क्या क्या होता है? शरीर में लंबे समय तक तनाव बना हुआ है तो दिमाग पर असर पड़ता है। इससे प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, अनेक बीमारियां पनप। यूं तो मनुष्य का उदास या निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन जब एहसास काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है तो समझ जाइए कि वो तनाव की स्थिति में है। यह एक मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे अपना जीवन नीरस, खाली और दुखों से भरा लगता है। इसमें अनेक तरह के आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। तनाव की एक ताजा परिस्थिति हम सभी के सामने, कोरोना वायरस। आज बच्चे को याद है। इस वायरस के कारण लोगों में इतना डर है, भय है, चिंता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जयपुर से एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया कि मैं 2-3 दिन से काफ़ी तनाव में हूँ, क्योंकि 4 रोज पहले मैं एक शादी के समारोह में गया हुआ था। शादी अच्छे से संपन्न हुई और मैं शादी का कार्यक्रम करके अपने घर आ गया, लेकिन मेरे पास एक फ़ोन आता है कि जिस शादी में आप गए थे उस शादी में एक व्यक्ति फलाने नाम का था, उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जैसे मैंने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली तो पता पड़ा वो व्यक्ति वो था जिसके साथ मैंने बैठ करके एक
ही टेबल पे खाना खाया था। जैसे ही मुझे ये पता पड़ा तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा, तनाव होने लगा कि मुझे भी अब कोरोना होने वाला है। खैर, तुरंत मेरे पास स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आए, डॉक्टर्स आए और उन्होंने मेरा कोरोना के लिए सैंपल लिया और सैंपल लेके चले गए। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। भगवान का शुक्रिया कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। लेकिन इन 3 दिनों में मुझे जो टेंशन हुआ, जो तनाव हुआ, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ना मेरा खाने में मन लगता था, ना ही खाना पचता था। इतना सिर दर्द, इतने मेरे विचार फास्ट और नेगेटिव थे कि मैं तो अब गया काम से। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो दोस्तों, ये तनाव की जो परिस्थिति है ये सभी के सामने घट रही है। एक दिल्ली से बिजनेसमैन है, उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मेरा बहुत ही अच्छा कपड़े का बिजनेस है, मेरी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, लेकिन मैं काफ़ी समय से तनाव में हूँ। उसका कारण बताया उन्होंने कि पहले तो लॉकडाउन रहा जिसके कारण फैक्ट्री नहीं चली, और जैसे लॉकडाउन खुला तो मेरी फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, वो सब अपने अपने गांव चले गए। अब फैक्ट्री मेरी खुली है लेकिन लेबर नहीं है, वर्कर नहीं है, कैसे काम करूं। मेरे साथ में काम करने वाले जो साथी कर्मचारी है उनको मुझे मंथली सैलरी देना है। आर्थिक समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई, इनकम नहीं है, तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूँ। घर के खर्चे इतने बढ़ गए, लोगों से मैंने कईयों से कर्ज ले रखा है, उनका टाइम पे मुझे कर्ज देना है, वो दे नहीं पा रहा हूँ। घर पे पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मुठा होता है, इसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ आगे मेरा क्या होगा, भविष्य कैसा होने वाला है, बच्चों का क्या होगा। यही सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता जा रहा है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर हेंसले। उन्होंने इस तनाव के विषय पर काफ़ी रिसर्च किया और इस रिसर्च में उन्होंने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति, चाहे वो बाहर की हो चाहे आंतरिक मन की हो, जब वो अचानक हमारे मन पर आती है तो उसको सामना करने की हमारी जो इनर पावर है वो बहुत कम हो जाती है। जब बाहर का कोई प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है तो उस प्रेशर को संभालने के लिए जो हमारी इनर पावर है, यानी आंतरिक शक्तियाँ, वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो हमें तनाव महसूस होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब कुकर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें सीटी बजती है तो प्रेशर बाहर निकलने से रिलैक्स हो जाता है। अब भगवान ने हमारे माइंड पर या हमारे सिर में कोई ऐसा प्रेशर कुकर लगा के नहीं दिया। तो ऐसी बहुत सारी अनेक बातें निरंतर जीवन में आती रहती है जिनका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता रहता है और वो बढ़ता ही जाता है। जब प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता जाता है और जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो बीमारियों के रूप में बाहर निकलता है। इस तनाव से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रभाव है कि हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। हमें सिर दर्द होने लगे, बार बार बातें भूल जाते हैं, किसको क्या देना है क्या नहीं देना। वजन में आश्चर्यजनक बदलाव आना। तनाव के कारण किसका वजन बढ़ेगा और किसका घटेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा बदलाव जरूर आता है। ये शारीरिक हार्मोन पर निर्भर करता है। कई लोग तनाव में आकर अधिक संख्या में वजन खो देते हैं और वहीं दूसरी ओर कई लोग स्ट्रेस के कारण अधिक खाना खाने लगते हैं जो वजन को बढ़ा देता है। इसे साइंस की भाषा में स्ट्रेस ईटिंग जीन कहा जाता है, जिसके शरीर में आने से व्यक्ति जरूरत से अधिक भोजन करने लगता है। गलत समय पर भोजन करना, हर थोड़ी देर में खाना और जो मिले उसे अधिक मात्रा में खाना, इसी स्ट्रेस ईटिंग जीन की वजह से होता है। पाचन तंत्र में परेशानी होना। जिन लोगों को बचपन से ही पाचन संबंधी समस्याएं रही है वे शायद तनाव की इस गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ रहे, लेकिन अचानक से
जो लोग इस परेशानी की चपेट में आ गए हैं उन्हें इस संकेत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बालों का झड़ना काफ़ी सामान्य बात है, लेकिन बालों का अधिक झड़ना और ग्रोथ के नाम पर कुछ भी ऐसा हो तो नज़रअंदाज ना करें। कई बार अधिक दवाओं का सेवन से बाल काफी झड़ने लगते हैं, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के बालों का झड़ना चिंताजनक बात। त्वचा संबंधी तकलीफ है, ये एक संकेत है जो अमूमन सभी के साथ घटित नहीं होता है, लेकिन अचानक किसी स्किन प्रॉब्लम का होना तनाव को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी त्वचा संबंधी परेशानी की चपेट में है, लेकिन साथ ही अधिक तनाव का भी शिकार है, तो उसकी इस स्किन प्रॉब्लम का बढ़ जाना तय है। सिर दर्द, जैसा कि मैंने पहले बताया, छोटी छोटी आवाज़ों से चिड़चिड़ा होना, नींद में दिक्कत आना, हर बात पर चिड़चिड़ापन, ये सब तनाव की निशानियां हैं। बार बार बीमार पड़ना, एक शोध के अनुसार तनाव व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। फलस्वरूप बार बार बीमार पड़ना सामान्य बात बन जाती है। इन बीमारियों से बचने के लिए कितना भी इलाज करा लें, लेकिन पूरी तरह छुटकारा तब ही मिलता है जब तनाव से मुक्ति मिलती है। एक और रिसर्च आया जर्मनी में, मैकडेबर्ग की ऑटो वान गुरिकेर यूनिवर्सिटी में। एक ताजा अध्ययन में ये पता चला है कि निरंतर तनाव और कोर्टिसोल के बढ़े हुए स्तर से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में असंतुलन और वास्कुलर डिरेगुलेशन के कारण नेत्रों और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोध दल ने यह भी पाया कि इंट्राओकुलर प्रेशर में वृद्धि और सूजन तनाव के कुछ ऐसे नतीजे जिससे नुकसान होता है। उस रिसर्च में पाया गया कि ज्यादा तनाव में रहने से आंखों की ज्योति कमजोर होती है, हमें नजर से दिखना कम हो जाता है। मेडिकल साइंस में कहा जाता है 80% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक डिजीज यानी कहते हैं मनोकायिक रोग है। जब मन में टेंशन होता है उसके परिणाम स्वरूप हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है, शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, हार्ट में ब्लॉकेज आने लग जाते हैं। तो इस तरह से शारीरिक रूप से अनेक बीमारियां जन्म लेने लग जाती हैं। तो हमें तनाव को मैनेज करना है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। जिस तरीके से कोरोना वायरस का बचाव ही उपाय है, अभी तक कोरोना को खत्म करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, उसी तरीके से तनाव भी एक प्रकार का वायरस है। इससे यदि हमें बचना है तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ हमें ऐसा तरीका सीखना पड़ेगा जिससे हम तनाव की परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने मन को हम पॉजिटिव रखें, मन को शक्तिशाली बनाएं। साथियों, जब हम तनाव में रहते हैं तो बॉडी की 75 ट्रिलियन सेल पर इफेक्ट पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो तनाव हमारे ऊपर 3 स्टेज में आता है। पहला स्टेज के अलार्म के रूप में, कोई ऐसी बात आई, हमें लगने लगा कि आज मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, फिर हम उसको लेट गो करते हैं, अरे चलता है, धीरे धीरे हम तनाव को स्वीकार करने लग जाते हैं, रोज की बातें आएगी, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब तीसरी स्टेज आती है उस पर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसको ना तो हम किसी को बता पाते हैं, ना अंदर समा पाते हैं, तो अंदर ही अंदर वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर हमें इसको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि जब हम मैनेज करेंगे तब हम तनाव से मुक्त रह सकते। क्योंकि हमारा जो साइकिल है, एक बार जब नेगेटिव हो जाता है, जैसे ही हमें टेंशन होता है तो हमारी जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होने लग जाती है। हमारे विचारों में एक हलचल होती है, डर होता है, चिंता होती है। जब विचार हमारे नेगेटिव होंगे तो फिर हमारी फीलिंग क्या होगी, अनरीजनेबल, हर कहीं हमें नेगेटिव ही दिखाई देगा। और जब नेगेटिव फीलिंग होगी तो हमारा बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होगा, हम ठीक से बात नहीं करेंगे, इनएप्रोप्रिएट लोगों के साथ हम दुर्व्यवहार करने लग जाएंगे, अकेले अकेले रहेंगे, किसी से घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। और जब हमारा व्यवहार ऐसा होगा तो हमारी जो परफॉर्मेंस वो क्या होगी, पुअर होगी। चाहे हम ऑफिस में रहते हैं तो वहाँ हम ठीक से काम नहीं करेंगे,
चाहे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हम लोगों के साथ में ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। चाहे हम परिवार में रहते हैं लेकिन परिवार में भी हम बच्चों के साथ व्यवहार ठीक से नहीं करें, परिजनों के साथ में हमारा व्यवहार गुस्से वाला हो जाएगा, तो एक नेगेटिव साइकिल बनता चला जाता है। इससे हमारा पूरा जीवन नेगेटिव की ओर बढ़ता जाता है। तो हमें इसको चेंज करना है। तो हमें क्या चेंज करना है? आप देखिए, तनाव या स्ट्रेस कहाँ होता है? हमारे शरीर में कहाँ होता है? क्या वो हार्ट में होता है? क्या वो किडनी में होता है? क्या वो पेट में होता है? नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब है कि स्ट्रेस हमारे माइंड में होता है। तो ठीक किसको करना है? माइंड को। तो माइंड को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? आजकल मार्केट में हर चीज की दवा है। शुगर बढ़ गया, उसकी दवा ले लो, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बीपी बढ़ गया, उसकी दवा ले लो, कंट्रोल हो जाएगी। हार्ट की भी दवा मिल जाएगी। तो फिजिकल बीमारियां जितनी भी उनकी दवाएं बनी हैं, लेकिन तनाव कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। तो मन को ठीक करने के लिए कोई दवा है? नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे जिससे हमारा मन ठीक हो सके। हमारे शरीर में दो पार्ट्स हैं। एक तो शरीर है जिसमें हाथ, पैर, नाक सब कुछ लगे। दूसरा इस शरीर के अंदर है माइंड। दोनों का हमें उपचार करना है। शारीरिक रूप से हम एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, खाने पीने पर भी हम ध्यान देते हैं, तो हम शारीरिक रूप से फिट होते हैं। लेकिन माइंड को फिट करने के लिए हमें क्या करना है? एक तो रोज एक्सरसाइज करनी है, माइंड के लिए मेडिटेशन करना है। और वो मेडिटेशन क्या है? पॉजिटिव थॉट्स। जिस तरह से शरीर की एक्सरसाइज करते हैं शरीर शक्तिशाली बनता है, उसी तरीके से मन की एक्सरसाइज करने से मन शक्तिशाली बनता है। और मन की एक्सरसाइज क्या है? वो है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन का अभ्यास करने से हमारा मन पावरफुल बनता है, क्योंकि आज की डेट में हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारे सामने चीज़ें आती है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे बाहर की बातें हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, वो नेगेटिव बातें ज़्यादा आती है, पॉजिटिव ज़्यादा आती है? जाहिर है नेगेटिव बातें आती है। तो जब नेगेटिव बातों को हम इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी नेगेटिव ही निकलेगा। तो हमें क्या करना है? पॉजिटिविटी अपनानी। तो वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? वो आएगी मेडिटेशन से। तनाव को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस के एक एक अल्फाबेट के रहस्य को यदि हम समझ लेंगे तो मुझे विश्वास है हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। स्ट्रेस में सबसे पहला अल्फाबेट आता है एस। एस का मतलब स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा जिसकी बॉडी में जितनी ज़्यादा स्टेमिना होता है वो उतना ही ज़्यादा कार्य कर सकता है, ज़्यादा वर्क कर सकता है। उसी तरीके से जिसके मन में जितनी स्ट्रेंथ होगी, यानी मन जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उतना ही सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस की परिस्थिति सबके सामने है, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और कई लोग खुश रहते हैं। सिचुएशन सबके सामने एक जैसी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि अपने विचारों को वो लोग पॉजिटिव रखते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा कर रखते हैं। इससे क्या होगा? आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ता चला जाएगा। हम दवाओं से बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ता रहे, काढ़ा पिएंगे, बहुत सारी चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है लेकिन कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी इनर स्ट्रेंथ यानी कि मेडिटेशन से। दूसरा अल्फाबेट है टी। टी यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे आपने देखा रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, अचानक चौराहे पे लाल लाइट हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। यदि उस पीरियड में कोई भी व्यक्ति यदि गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो या तो गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट हो जाएगा या पुलिस वाला उसको साइड में लेकर के जुर्माना भरेगा, उस पर जुर्माना वसूल करेगा। तो हमारी जो मन की गाड़ी दिन भर भाग रही है उसको क्या करें?
बीच बीच में उसका ट्रैफिक कंट्रोल करें। बहुत सारी बातों में हम व्यस्त रहते हैं, मन की गाड़ी भगती रहती है। हम शाम को आरती तो करते हैं, भगवान को भक्ति तो करते हैं, लेकिन केवल मुख से करते हैं। हम दिया उठाएंगे, आरती करेंगे भगवान के सामने, गीत भी गाएंगे ओम जय जगदीश हरे, लेकिन मन में क्या चल रहा होता है? अरे कल उसने मेरे से 1000 रुपये लिए थे, अभी तक दिए नहीं, केवल 2 घंटे के लिए उधार लिए थे। तो मन कहीं और भटक रहा है, इसलिए मन में शांति नहीं। इस मन को बीच बीच में हम कंट्रोल करना सीखें। वॉच करें कि मेरे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। तीसरा अल्फाबेट है आर। आर का मतलब रीसेट। आपने देखा होगा जब मोबाइल हम यूज करते हैं और बार बार यूज करने के कारण एक टाइम ऐसा आता है कि वो मोबाइल धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, हैंग होने लग जाता है। तो उस मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम दिया गया है कि जब आपका मोबाइल बार बार हैंग होने लगे, कुछ गड़बड़ होने लगे, तो उसमें एक सिस्टम है कि आप उसको रीसेट करें। जैसे रीसेट करते हैं मोबाइल वापस नॉर्मल हो जाता है। उसी तरीके से जब रात को हम सोते हैं तो सोते वक्त जाने अनजाने में किसी को हम गलत बोल देते हैं या कोई हमें गलत बोल देता है, तो रात को सोते वक्त क्या करें? अपने आप को रीसेट करें। आपको जिसने गलत बोला है उसको आप माफ कर दीजिए। आपने किसी को गलत बोला उससे आप माफी ले लीजिए। उससे क्या होगा? आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। चौथा अल्फाबेट है ई। ई का मतलब एंजॉय। हर व्यक्ति को भगवान ने 24 घंटे दिए, किसी को 20 घंटे दिए ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को बराबर टाइम दिया, लेकिन उस 24 घंटों को अपने जीवन में वो कैसे एंजॉय करता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं जो लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं उनको कभी भी एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ती है। आप सबको पता होगा जब हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो एंजियोग्राफी कराते हैं। तो एंजॉय करिए। भगवान ने मुझे जो दिया है बहुत कुछ दिया है और जो है मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, मुझे जो मिलेगा उससे भी मैं संतुष्ट हूँ। पांचवा अल्फाबेट है एस। एस मतलब शेयर योर फीलिंग। एक रिसर्च आया है कि भारत के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अपनी फीलिंग को लोगों के सामने शेयर नहीं करते, अंदर दबाते जाते। एक जमाना था कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठते थे डाइनिंग टेबल पे, बातें करते थे, एक दूसरे की बात को शेयर करते थे। लेकिन अब टाइम बदलता जा रहा है। अब अपने अपने घरों में हम कैद हो जाते हैं, कमरों में कैद हो जाते हैं। हर एक का अपना अपना टीवी चैनल है, कोई स्पोर्ट्स चैनल देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है। हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और अपने अपने ऑफिस में, दुकान पे, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ चले जाते हैं। जब बात नहीं करते तो हमारे जो टॉक्सिन्स है वो बढ़ते चले जाते हैं, हमारी भावनाएं अंदर दबी चली होती है। उसके कारण हमारा फीलिंग अंदर दबा रहता है। उसको हम शेयर करें, उससे क्या होगा? हम रिलैक्स महसूस करें। और लास्ट अल्फाबेट है वो भी एस। एस का मतलब क्या होता है? सरेंडर योर प्रॉब्लम। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है। हमारे सामने भी समस्याएं, हर व्यक्ति के सामने समस्या है। आप उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन जब वो समस्या हल नहीं होती तो क्या करिए? उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। समय आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। अभी कोरोना वायरस है, हम बार बार सोचिए अब क्या होगा, अब क्या होगा। भाई हमारे सोचने से वो जाने वाला नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। यदि उसके बाद भी अगर हमें होता है तो उसको भगवान पे छोड़ दें। ऊपर वाले ने हमारे लिए जो प्लान किया होगा वो होगा, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए और ये पॉजिटिव सोचे कि मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ बुरा हो नहीं सकता। जब अपनी समस्याओं को गॉड पर सौंप देंगे, भगवान को सौंप देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, ट्रस्टी हो जाएंगे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, ऊपर वाला करा रहा है और वो मेरा साथी है। तो इसे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये 6 अल्फाबेट के आध्यात्मिक रहस्य को ही अगर हम समझ लेंगे तो मुझे विश्वास है हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं और रह सकते हैं।